हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम से रिलेटेड जो है अगला क्लास लाए हैं, जो आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से लेकर के 1900 या उससे आगे तक की घटनाओं को देखेंगे कि ये भारतीय इतिहास में यह कालक्रम किस रूप में जाना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को और उसके साथ एनसीईआरटी के तथ्यों को। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर के 1905 तक की जो अवधि है उसको किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत इजी प्रश्न है, हम इजी से हार्ड की ओर चलेंगे और एनसीईआरटी के जो भी तथ्य हैं उसको हम इसमें समाहित किए हुए हैं। आप हमारे क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो 1885 से लेकर के 1905 तक का समय है, यह मुख्य रूप से उदारवादी चरण के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इस चरण में जो भी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं वो जो है हिंसात्मक रूप से लड़ाई नहीं लड़े हैं। उसके बाद का जो चरण आता है 1905 से लेकर के 15 तक का, वो उसमें जो है ये उग्रवादी के रूप में लोग जाने जाते हैं, क्योंकि वे लोग जो है हिंसात्मक लड़ाई में भी विश्वास रखते थे। और फिर 1915 में महात्मा गांधी जी का आगमन होता है दक्षिण अफ्रीका से भारत, और उसके बाद का जो युग कहलाता है वो गांधी युग के रूप में जाना जाता है। कब? 1915, और उसके बाद का युग जो है। तो इस प्रकार पहला प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर होगा कि उदारवादी चरण के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो इसके लिए जो सबसे अहम जरूरी है कि 1885 ईस्वी जो जाना जाता है भारतीय इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खास करके, तो उसमें जो है मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1885 इसलिए फेमस है क्योंकि 1885 में एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जो एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये सभी को हम लोग देखते हैं। जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में की गई थी। अगर एग्जैक्ट डेट की बात कीजिएगा तो 28 दिसंबर 1885 का समय था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इस वजह से ये जो है प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा से पहले हम लोग देखते हैं कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड क्या क्या तथ्य है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। बम्बई उस वक्त जाना जाता था, अब नया नाम जो है मुंबई के रूप में जाना जाता है। और इसके संस्थापक जो थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम शॉर्ट में नाम याद रखिएगा। और एओ ह्यूम को ही ये जो है हिमालय ओयो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो पहले संस्थापक और जो है या सचिव के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए। शॉर्ट नेम WC बनर्जी के रूप में इनका जाना जाता है। और अगला है कि यह प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। और यह अधिवेशन 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक चला था। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दिन के रिलेटेड जो तथ्य हैं। आगे हम लोग देखते हैं। और ये उस वक्त जो अगर बात किया जाए कि भारत का जो गवर्नर जनरल थे, तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो है यहाँ के गवर्नर जनरल के रूप में थे। ये भी हम लोग याद रखेंगे और प्रश्न यहाँ से भी बनता है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? जी हाँ, ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता है, या फिर बाल गंगाधर तिलक को, या दादा भाई नौरोजी को? तो इस प्रश्न में आप अगर महात्मा गांधी का उत्तर करें तो आपका उत्तर गलत होगा, क्योंकि ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष हुए थे। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और उसका दूसरा अधिवेशन जो 1886 ईस्वी में हुआ कलकत्ता में, तो उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ही किए थे। दोस्तों, हम एक एक प्रश्नों को कवर करेंगे और हम गारंटी देते हैं कि इसके पश्चात 1885 से लेकर 1905 के बीच का जो प्रश्न आपसे बनेगा वो आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर क्लास का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे।
अगले ये की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है, प्रमुख अधिवेशनों को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम अधिवेशन तो 1885 में हुआ, जो कि मुंबई में, और उसकी अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये शुरुआती अधिवेशन से अक्सर प्रश्न बनते हैं। दूसरा वो अधिवेशन हुआ है वो 1886 में हुआ, और वो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और उसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया यानी भारत का महान वृद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो हुआ है यह अगला 1887 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, और यह हुआ था मद्रास में, जो का आधुनिक नाम चेन्नई के रूप में जाना जाता है। और चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, जो 1888 ईस्वी में हुआ, और जो अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूल। दोस्तों ये चार बहुत प्रमुख है, इसलिए प्रमुख है क्योंकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी किए, जो हिंदू समाज से थे। दूसरे के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी किए, जो पारसी समाज से थे। तीसरे अधिवेशन की तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुए। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए, जो कि मुस्लिम समाज से थे। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी हुए। और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूल किए, जो कि एक पहले ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, और यह ईसाई धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार कांग्रेस जो है वो उस वक्त, जिस वक्त कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये जाना जा रहा था कि ये सभी प्रमुख वर्गों को लेकर के नेतृत्व करती है, और सभी को नेतृत्व प्रदान करने वाली ये पार्टी बनी, और पूरे भारत का नेतृत्व जो है संभालने के लिए कांग्रेस उस वक्त जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खड़ी हुई थी। अगला ये चार अधिवेशन से इसलिए अक्सर प्रश्न बनते हैं। और अगला 1889 में फिर मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबन किए थे। फिर उसके बाद 1890 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता किए थे। और उसके बाद जो है 1891 में नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित परमानंद किए। फिर 1892 में इलाहाबाद में हुआ, उसकी अध्यक्षता जो है YT नाम्बियर किए। फिर 1893 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता दोबारा से फिर से दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार जो है ये प्रमुख अधिवेशन से अक्सर प्रश्न बनते हैं। आगे अभी हम उसको देखेंगे जहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं। सारे तथ्यों को हम आपके लिए इसमें हम संकलित किए हैं। आइए अगले ये की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1894 वाला अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता मद्रास में अल्फ्रेड वेब के द्वारा किए गए थे, और ये आयरिश सांसद थे। कौन? अल्फ्रेड वेब। अगले प्रश्न है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो हर्मिट ऑफ शिमला के रूप में किन्हें जाना जाता है, अभी हम पीछे ये आपको बताए हैं इसका आंसर। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके बताइए कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किन्हें जाना जाता है। जो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है कि लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जन सेवा पद, जिसको जो है ये सिविल सर्विस एग्जाम के रूप में जाना जाता था, ये के तहत परीक्षा की अवधि को जो है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। यानी भारतीय उस परीक्षा में 19 वर्ष की आयु तक के ही भारतीय सम्मिलित हो सकते थे। तो ये भारतीयों को उस परीक्षा से यानी सिविल सर्विस एग्जाम से बाहर रखने के लिए लॉर्ड लिटन के द्वारा यह किया गया था। लॉर्ड लिटन का शासनकाल भारतीयों पर बहुत जुल्म वाला शासनकाल माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है ये परीक्षा की अवधि को 21 से घटाकर 19 किया। उसी वक्त जो है आर्म्स एक्ट आया कि हथियार रखना भारतीयों का जो है वो कानून के खिलाफ होगा। फिर उसी वक्त जो है प्रेस सेंसरशिप आया कि प्रेस की स्वतंत्रता को जो है ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो ये सारा कार्यकाल जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। और उसके बाद फिर 1880 से लेकर के 84 तक लॉर्ड लिटन के बाद जो है ये लॉर्ड रिपन का शासनकाल आता है। तो उसमें फिर भारतीयों के लिए समाज उद्धार की बात हुई, और ये जो आयु सीमा को घटाए थे लॉर्ड लिटन 21 से 19 किए थे। तो 1880 से 84 तक जो शासनकाल लॉर्ड रिपन का रहा है, तो उन्होंने इसको फिर से जो है बढ़ा दिया था। तो ये लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में ये काम किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। और 1878 में ही जो है आर्म्स एक्ट और प्रेस का जो है ये आया था सेंसरशिप एक्ट, ये सारा लॉर्ड लिटन के द्वारा
लाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। तो एल्बर्ट बिल विवाद जो है, अभी हम पीछे प्रश्न में बता रहे थे आपको कि लॉर्ड लिटन के बाद 1880 से 84 तक, कब से कब तक, 1880 से 84 तक जो शासनकाल रहा है वह लॉर्ड रिपन का रहा है। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही इन्होंने जो उम्र सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र को कम किया था उसको इन्होंने फिर से 19 से 21 वर्ष कर दिया था कि 21 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति जो है वो भर सकते हैं। और इनके शासनकाल में ही ये एल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह बिल विवाद क्या था, तो ये बहुत ही अहम है कि इससे पहले लॉर्ड रिपन के इस बिल को लाने से पहले भारतीयों के खिलाफ जो है केस की सुनवाई भारतीय जज करते थे और भारतीयों के खिलाफ केस की सुनवाई अंग्रेज जज भी करते थे। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ केस की सुनवाई केवल अंग्रेज जज करते थे। भारतीय जज को अंग्रेजों के खिलाफ केस की सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं था। लॉर्ड रिपन ने इसे कहा किया कि भारतीय जजों को यह अधिकार दिया कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध भी केस की सुनवाई कर सकते हैं। और यह इतना बड़ा विवाद हुआ कि इसके चक्कर में लॉर्ड रिपन को जो है वो अपना इस्तीफा देना पड़ा और ये 1884 में अपना इस्तीफा दिए थे। ये एल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय जजों को इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध केस की सुनवाई का ये दिया जिसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और इनके कार्यकाल को इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इनके कार्यकाल में ही जो है सबसे पहले कारखाना अधिनियम आया, प्रथम बार जनगणना हुआ, तो इसलिए इनके जो है कार्यकाल को ये माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो है इंडियन एसोसिएशन नाम की जो एक राजनीतिक ये थी की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो इसमें से जो नाम है हमारे स्क्रीन पर दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो ये कोई भी नाम जो है सही नहीं है। जो भारतीय संघ की स्थापना के रूप में नाम आता है वह एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम आता है। अर्थात यहाँ पर एस एन बनर्जी, कौन, एस एन बनर्जी का नाम आता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट होगा क्योंकि जो भी ऑप्शंस में नाम है वो सारे गलत है। तो अक्सर बीपीएससी के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं जहाँ जो है प्रश्नों में एक दो प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसका उत्तर डी या ऑप्शन ई रहता है। तो उसी प्रकार के प्रश्न हमने आपके लिए सेट किया है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से जो है संगठन के आधार पर क्रमवार आपको सजाना है कि कौन से संगठन की स्थापना कब हुई है। और इस प्रकार जो है जो संगठन है बॉम्बे एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा है, फिर इंडियन एसोसिएशन है और इंडियन लीग है। ये सारी जो संस्थाएं हैं यह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं हैं। तो इनमें से कौन सी संस्था का स्थापना कब हुआ है इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर जो सही कूट है वो 8वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी है कि सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना हुआ, फिर उसके बाद जो है इंडियन एसोसिएशन का हुआ, फिर इंडियन लीग का हुआ, सबसे अंत में मद्रास महाजन सभा का हुआ है। और आगे देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कौन संस्थापक हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉम्बे एसोसिएशन को। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है यह 1852 ईस्वी में हुई है और ये स्थान था बॉम्बे जो कि अब मुंबई के रूप में जाना जाता है। और संस्थापक के रूप में नाम आता है कि जगन्नाथ शंकर सेठ और दादा भाई नौरोजी, ये लोग जो है इसके संस्थापक थे, किसके, बॉम्बे एसोसिएशन के। नेक्स्ट जो दूसरी संस्था है मद्रास महाजन सभा जो ऑप्शन में दूसरे नंबर पर था हमारे, इसकी स्थापना हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 1 साल पहले यानी 1884 में। तो ये कहाँ हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी मद्रास में, क्योंकि मद्रास महाजन सभा नाम ही है जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और इसके संस्थापक जो है एम.वी. रंगिया नायडू और सुब्रमण्यम अय्यर थे। उसके बाद जो तीसरी संस्था थी इंडियन लीग, इसकी स्थापना हुई है 1876 में और इसके जो संस्थापक रहे, जो स्थान था वो कलकत्ता था और संस्थापक के रूप में नाम आता है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का। चौथी संस्था इंडियन एसोसिएशन है तीसरी, और चौथी इंडियन लीग है, इसकी स्थापना 1875 में हुई है और इसके स्थान कोलकाता ही था और इसके जो संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष थे। तो ये सारी संस्थाएं जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं थी। और इसके पश्चात जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए एग्जाम्स में ये बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। दोस्तों, हम आपके एग्जाम्स के लिए ही ऐसे ये लाते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग आपकी तरह सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। प्रश्न नंबर 9वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद हैं, रफ़ी अहमद किदवई हैं या एम.ए. अंसारी हैं? तो इसमें से कोई जवाब आपका सही नहीं है। हालांकि हम पीछे बताए भी थे, आप कमेंट करके हमें पहले बता सकते हैं। पिछले प्रश्नों में जब हम कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती जो अध्यक्ष की बात, उसमें बताए थे कि प्रथम अध्यक्ष कौन हुए और किस अधिवेशन में उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम आता है, मौलाना आज़ाद के नाम से जाने जाते हैं, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और स्वतंत्रता पूर्व सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता इन्होंने किया था। और उसके बाद जो है ये जो अगर बात की जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि 1887 में मद्रास में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। कब किए थे? 1887 में। किस अधिवेशन की? तो मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में नाम आता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से जो नाम है तीनों, उसमें से एक भी नाम सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। सवाल 10 है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में उसका सहयोग करना है। जी हाँ, तो ये जो कथन है इनमें से लॉर्ड हैमिल्टन है, कर्जन है या डफरिन है? तो डफरिन के शासनकाल में तो कांग्रेस की स्थापना ही हुई थी, लेकिन ये जो कथन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा है कि जब तक भारत में हूँ कांग्रेस के समाप्ति में सहयोग करूँ, ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगले सीरीज में हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे कर्जन के बारे में, क्योंकि ये महोदय आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे कि 1905 में जो है प्रशासनिक दिक्कतों का ये बता करके बंगाल को विभाजित किया था दो बंगाल के रूप में, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो अभी आधुनिक में बांग्लादेश के नाम से जाना जा रहा है, और पश्चिम बंगाल जो जिसकी राजधानी कलकत्ता आज भी हमारे पास मौजूद है। तो ये पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में कर्जन महोदय ने इसका बंटवारा किया था, और कर्जन के शासनकाल में ही जो है प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। ये सब हम अगले क्लास में डिटेल्स में देखेंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। संपूर्ण तैयारी की हम गारंटी लेते हैं आपकी कि बेहतरीन ढंग से आपको एनसीईआरटी तथ्यों पर आधारित तैयारी कराएंगे, ताकि आपका परीक्षा में आपके लिए आपका एक सीट कन्फर्म रहे। सवाल 11 है कि भारत के पहले लोक संघ जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो पहला लोक संघ है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है यहाँ पर 11वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि 1838 में हुई थी। कब हुई थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना? 1838 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी के बारे में आइए हम लोग जानते हैं कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1838 में। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। संस्थापक कौन है? तो उसमें राजा थे, जमींदार थे और बड़े बड़े भू स्वामी थे, जो बंगाल के जमींदार थे बड़े बड़े, वो लोग उसके स्थापना किए थे। इसके प्रमुख सदस्य कौन लोग हैं? राधाकांत देव जी है, प्रसन्न कुमार टैगोर हैं, द्वारकानाथ टैगोर हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जमींदारों के भू राजस्व संबंधी अधिकारों की रक्षा और ब्रिटिश प्रशासन से संवाद करना। और इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता है, यह स्थान केवल समृद्ध उच्च वर्गीय जमींदारों तक सीमित थी, इन्हें आम जनता की भागीदारी इसमें नहीं थी। ये इसलिए लैंड होल्डर सोसाइटी उतना जो है ये नहीं रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 12 नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए जो है यहाँ लंदन में दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे।
देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल्स है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1866 में लंदन में हुई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। संस्थापक दादा भाई नौरोजी है। और ये जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सांसदों और जनता को भारतीयों की वास्तविक जो स्थिति थी, वस्तु स्थिति थी, उससे अवगत कराना था वहाँ के लोगों को। और फिर भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करनी थी। और जो है भारत के छात्र और बुद्धिजीवी जो वहाँ पढ़ रहे थे उन्हें एकजुट करना इनका प्रमुख मकसद था। इसी के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। और विशेषता ये थी कि इसमें भारतीयों के साथ साथ कुछ ब्रिटिश सदस्य भी उसके ये थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सदस्य थे। अगला है 13वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, तो ये 13वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सबसे सही उत्तर है। कब इसकी स्थापना हुई है, तो 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और कौन जाने जाते हैं, तो ये महादेव गोविंद रनाडे जो है इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कि महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1870 ईस्वी में हुई है। और ये स्थान था पुणे, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में पुणे स्थित है। और इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे, जिनको जो है किस नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश भारतीयों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। और इसमें आम जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना था। और शिक्षा, विधि सुधार और भू राजस्व प्रणाली आदि में सुधार करना इसका मकसद था। और इसके जो कार्य थे कि सरकार को ज्ञापन भेजते थे और जनसभाओं का आयोजन करके लोगों को बताते थे इसके बारे में जो है। अब अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 14वां नंबर प्रश्न है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर हमको विचार करना है और सही कूट में उत्तर करना है। कथन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। चलिए, पहला कथन गलत है क्योंकि प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, जो कि सही है कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ, उसे लखनऊ समझौता के संपन्न हुआ। बात सही है कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। यह 1916 में हुआ। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दो गुट में बंट गई थी 1907 में, ये नरम दल और गरम दल में, वो भी एक हो गए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है यह पहली बैठक थी। और इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला था, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। अर्थात अगर सही कूट पर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा कि दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 15वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश सांसद को भारतीय प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तो वो थे दी डक्कन एसोसिएशन के द्वारा यह मांग की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ सबसे करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हमने अभी इसमें जो है 1885 की घटनाओं पर आधारित ये 15 प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं और सभी एनसीईआरटी तथ्यों को देखे हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होगा, खासकर आपके बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम्स के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।